अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र भारत की राजनीति की नई प्रयोगशाला हो गई है। वहाँ हर 6-7 महीने में कुछ ऐसा बड़ा और अजीब घटता है कि पूरा देश की राजनीति सन्न रह जाती है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? और ये लगातार की उठापटक, ये वर्टिकल डिवीजन, एक एक पार्टी का 2-2 टुकड़ों में तब्दील होना, कोई कोई पूरी पार्टी ही साफ हो जाना, ये किस तरह की राजनीति है और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, विशेष तौर पर मराठा पॉलिटिक्स में। आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो लोगों को स्तब्ध कर दे रहा है, हैरान कर दे रहा है और राजनीतिक गलियारे में अपोजिशन में सन्नाटा छा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं जो भारत की राजनीति में इसके पहले इस तरह से और ऐसी आक्रामकता के साथ देखे नहीं गए थे। शायद अजीत पवार भारत की राजनीति में इकलौते शख्स होंगे जो 3.5 साल की गवर्नमेंट में 3 बार शपथ ले चुके हैं और 2 बार अपोजिशन में बैठ चुके हैं। ये एक किस्म का रिकॉर्ड है जो अजीत पवार के नाम। कब वो किसके साथ हों, कब कहाँ चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं। वो भोर में 5 बजे भी शपथ ले सकते हैं, शाम को भी 5 बजे शपथ ले सकते हैं और दिन में 1 बजे वो अपोजिशन के नेता भी बन सकते हैं। एनी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र की ये राजनीति क्या बताती है? जो शिवसेना के साथ हुआ, क्या अब वही एनसीपी के साथ होने जा रहा है? लेकिन शरद पवार को भारतीय राजनीति में कोई हल्के में नहीं ले सकता। शरद पवार भारतीय राजनीति के वो शलाका पुरुष हैं जिन्होंने इस देश में तमाम नेताओं को राजनीति करना सिखाया, चलाया और समझाया। महाराष्ट्र में उनको साहब कहा जाता है। इस तरह के डिवीजन और ऐसी फूट, ऐसी बगावत शायद उन्होंने पहले भी देखी होगी, लेकिन जो कुछ भी कल हुआ है वो शरद पवार के लिए एक एम्बैरेसमेंट है उनकी राजनीति में। इस उम्र में हालांकि उनके तेवर कायम है और उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने में बाजी पलट दूंगा। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि यही अजीत पवार हैं, जब चले गए थे शाम सुबह 5 बजे शपथ लिए थे तब भी शरद पवार ने यही कहा था और अब भी यही कह रहे हैं। डिवीजन तो लगभग बहनों भाइयों उसी वक्त तय था जब शरद पवार ने एनसीपी चीफ की गद्दी छोड़ी थी और एक नहीं 3-3 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए थे। अजीत पवार को कोई बड़ा रोल नहीं मिला था तो माना जा रहा था कि अजीत पवार आज नहीं कल इस पार्टी से निकलेंगे। लेकिन एक्चुअल में अजीत पवार के साथ कितने एमएलए हैं? कोई शक्ति प्रदर्शन अब तक उन्होंने नहीं किया। एकनाथ शिंदे जब निकले थे तो गाजे बाजे के साथ गए थे और उनके साथ उनके विधायक भी गुजरात पहुंच गए थे। लेकिन अजीत पवार के साथ कितने हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ उतने ही दिख रहे हैं उनके आसपास जिन्होंने शपथ ली है। उनमें वो भी हैं जिनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी अभी 2-3 महीने पहले जिनके घरों पे छापा डाल रहा था, जिनको डाकू बताया गया था, चोर लुटेरा बताया गया था, महाभ्रष्ट और पापी बताया गया था, वो शपथ लेते भी दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी बाजी सामने आई नहीं है। 2 बातें हैं। अजीत पवार को ये दिखाना पड़ेगा कि अपने चाचा से कितने ताकतवर हैं वो, या चाचा के दांव में उलझ गए हैं। ताकत दिखानी पड़ेगी, जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन अभी किया नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ अलग खड़ा है उनके लिए। क्यों? क्योंकि रात में ही कल एनसीपी की तरफ से दाखिल कर दी गई है पिटीशन स्पीकर के पास और शरद पवार ने भी अभी शक्ति प्रदर्शन किया नहीं है। तो कौन किसके साथ कितना है असमंजस में है। अपोजिशन में एक वर्ग है जो ये मानता है ये खेल साहब करा रहे हैं। कैसे? पर्दे के पीछे से। भूमिका किसी की कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामकता के साथ पूरे विपक्ष को नेस्तो नाबूद करने की तैयारी में लगी हुई है ताकि अगली बार उसे कोई चुनौती का सामना ही ना करना पड़े। क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 48 घंटे बहनों भाइयों बड़ा क्रूशियल है। और महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी थी ये पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। अगली जब डेट लगेगी तो जज साहबान के सामने एक नई तस्वीर होगी।
तो मामला दिलचस्प होगा और महाराष्ट्र की राजनीति इस देश को कई सीख, सबक और संदेश भी देकर जाने वाली है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब मुझे भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं होगी, और मुझे फास्ट एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है। और मुझे खुशी इसकी है कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई, चुनाव होने के बाद लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। हमने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कल सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है, इसके नेता श्री अजीत पवार चुने गए हैं। हम लोगों ने जो शुरुआत की बाला साहब ठाकरे जी के विचार और भूमिका को लेकर आगे बढ़े हैं। अजीत दादा ने भी कहा है कि विकास को हम साथ दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, तो उन्होंने विकास को साथ दिया है। जो कल तक अजीत दादा को डाकू, महाभ्रष्ट, चोर, बेईमान बताते थे, अब वो अजीत दादा को गले से लगा रहे हैं और उनको अपनी ही सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ भी दिलाए हैं। लेकिन बहनों भाइयों, इस सब से इतर एक मसला है जिस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस आयाम पर भी चर्चा होनी चाहिए। दरअसल इस पूरी कवायद में, इस पूरी तोड़फोड़ में अगर कोई सबसे ज़्यादा खतरे में है तो उसका नाम है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अब बीजेपी के सामने ज़्यादा मजबूरी नहीं है शिंदे को एज ए चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ाना। अब उनके पास बैकअप प्लान तैयार है, यानी शिंदे पर बीजेपी की निर्भरता अब है नहीं। तो खतरे में कौन है? शिंदे। फायदे में कौन है? फडणवीस और अजीत पवार। चर्चा आज इसी विषय पर होगी। मेरे साथ गुलाब चंद्र